तो हमारा डगवेल कंप्लीट हुआ। डगवेल क्या था, हम भूमजल पढ़ रहे थे, रेन वाटर हो चुका था, भूमजल था, उसके अंदर भूमजल में पहला टाइप था कोप यानी कूप। कूप में हमने पढ़ा वेल पढ़ा, ठीक है। वेल में पहले तो हमने दो टाइप के वेल पढ़े, शैलो और कैसा वेल पढ़ा हमने, एक डीप वेल पढ़ा। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन के आधार पर कितना पढ़े, डगवेल और ट्यूबवेल। इसमें हमारा पहला था डगवेल। डगवेल के अंदर हमारा आया था, क्या आया था, डगवेल में अंदर हम आया था सैनिटरी वेल आया था, ठीक है। उसके बाद सैनिटरी वेल बनाने के हमने टाइप पढ़े कि किस तरह से हमें सैनिटरी वेल बनाना है। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा टाइप है कंस्ट्रक्शन के आधार पर। पहला था डगवेल, दूसरा है हमारा ट्यूबवेल, ठीक है। ट्यूबवेल या बोरवेल जो गाँव में हम बनाते हैं ना, वो चल रहा है ये। यानी कि निकाल क्या रहे हैं इससे हम, एक्चुअल में हम निकाल तो यहाँ से क्या रहे हैं, ग्राउंड वाटर ही तो निकाल रहे हैं इसमें से, ठीक है। तो वही है वेल। और उसमें डगवेल में भी क्या निकाला था, ग्राउंड वाटर ही निकाले थे। कुएं में पानी कहाँ से आएगा, जमीन का ही आएगा ना, तो वो है, देखते हैं। फिर आता है ट्यूबवेल। यह वाटर सप्लाई का सक्सेसफुल क्या होता है, सोर्स होता है। क्यों, क्योंकि ये चीप होता है और बैक्टीरियोलॉजिकली क्या होता है, ये सेफ होता है, किसी भी प्रकार का कॉन्टामिनेटेड ये नहीं होता है। ट्यूब जो होती है ना, उसमें क्या होता है, अब इसको बनाना कैसा है, ठीक है। तो ये ज़मीन मान लेते हैं, ये ज़मीन की सरफेस है, ठीक है। इसमें एक पाइप होता है आयरन का, जो कि ये ज़मीन है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ये पानी है। इस संक में, इस पाइप का संक होता है एक, जो कि डूबता रहता है किसके अंदर, इस ग्राउंड के अंदर। ये ज़मीन है, इसका तल है, ये एक पाइप है, ये इस पाइप का संक जो है ये इस पानी में डूबा हुआ होता है। एक गुब्बारा सा होता है ना वो, ठीक है। तो ये डूबा रहता है। और बॉटम के अंदर इस टेनर के साथ में, ये तल है, इसके साथ में एक स्टेनर लगा देंगे यहाँ पे, और उसको क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। मैंने बोला एक पाइप है, ये पाइप है, किसका पाइप है, लोहे का पाइप है। ये इसके अंदर एक गुब्बारा सा लगा है जिसे संक बोला है, ठीक है। ये ग्राउंड के अंदर है। अब इस ग्राउंड में ऐसे लगा रहेगा तो ऐसा तो लगा नहीं रहेगा, अब इसको फिट करना पड़ेगा। किससे फिट करेंगे, इस टेनर से फिट करेंगे। और यहाँ पे ही लगा देंगे क्या, हम एक हेड पंप लगा देंगे, ठीक है, पानी निकालने के लिए। इस तरह से हमने ये ट्यूबवेल बना ली। अब यहाँ से हम इसको पानी निकालते हैं, चलाते हैं हेड पंप को। यहाँ से ये पानी क्या करता है, ग्राउंड का पानी आता है और यहाँ से निकलता है। ये व्यवस्था होती है ट्यूबवेल के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब ये जो प्लेटफॉर्म होगा किसका होगा, कंक्रीट का बना हुआ होना चाहिए। और प्रॉपर क्या होता है, ड्रेनेज होना चाहिए। 15 मीटर की दूरी पर होना चाहिए कंटामिनेटेड एरिया पर। वो भी सेम ही था, जहाँ पर कंटामिनेटेड एरिया है, जो दूषित एरिया है, वहाँ से 15 मीटर की दूरी पे हम इससे ट्यूबवेल को बनाएंगे। शैलो ट्यूबवेल समर सीजन में सूख जाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और 5 से 10 साल के बाद में तो पूरी तरह से सूख जाते हैं। इसलिए लॉन्ग प्रोसेस के लिए क्या बनाए जाते हैं, और कंटिन्यू वाटर सप्लाई के लिए डीप वेल का निर्माण किया जाता है। मैंने बोला शैलो वेल क्या था, फर्स्ट इम्प्रवियस लेयर के ऊपर वाला था। और मैंने बोला वो सूख जाते हैं गर्मियों में। लेकिन गर्मियों में सूख गए तो क्या हुआ, बारिश होगी तो फिर बढ़ जाएंगे। लेकिन बारिश हो गई तो फिर, लेकिन 5 से 10 साल बाद में ये कंप्लीटली सूख जाएंगे। उसके बाद चाहे बारिश हो चाहे कोई हो, ये कभी भरेंगे ही नहीं। वो पानी क्या होगा, ज़मीन में चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमने क्या बनाया, डीप वेल का निर्माण किया। और इन्हीं डीप वेल को क्या बोलते हैं, बोरवेल कहते हैं। तो हमने डगवेल भी पढ़ा, हमने सैनिटरी वेल भी पढ़ा, और हमने ट्यूबवेल कैसे बनाते हैं उसका निर्माण भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये था हमारा भूम जल के अंदर पहला टाइप था हमारा कूप। दूसरा टाइप चल रहा है अब हमारा स्प्रिंग, औद्भिद जल। स्प्रिंग क्या होता है, जो जल स्वयं जमीन को फोड़कर उसे भेद कर क्या करता है, बाहर निकलता है। और यह औद्भिद जल जो होता है वो मधुर होगा, पित्त का शमन करने वाला होगा, और विदा है नहीं करेगा, यानी कि अविदाई होगा। स्प्रिंग क्या होती है, जब ग्राउंड वाटर क्या करता है सरफेस पे आएगा तो वो नेचुरल प्रोसेस से, अपने नेचुरल प्रेशर से, यानी कि उसका जो प्रेशर होगा वो नेचुरल प्रोसेस के साथ में बाहर निकलता है ज़मीन के साथ में, और फ्लो करता है, उसे बोलते हैं स्प्रिंग, यानी कि झरना। ये क्या होता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर होता है। कई जगह होते हैं ना, हॉट वाटर के स्प्रिंग होते हैं, कोल्ड वाटर के स्प्रिंग होते हैं। जैसे मनाली में सुना है मैंने, होते हैं वहाँ पे, कभी जाओ तो देखना। अरे यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना कैसे होते हैं, दिख जाएंगे। फिर आप पढ़ते हैं प्रस्रवण, तीसरा जल हमारा प्रस्रवण फॉल्स, झरने जो होते हैं ना, ऊंचाइयों से पर्वत आदि से बहते हैं लंबे लंबे, वो
इसे झरना कहते हैं। ये क्या करते हैं, पर्वत आदि पर बर्फ के पिघलने से जो पानी आता है वो किसी निश्चित स्थान पर धारा के रूप में गिरता है, वो क्या कहलाता है, प्रसरण जल कहलाता है। और ये जो जल होता है वो कफ का शमन करता है, दीपन होता है, हृदय होता है, ठीक है। और क्या होता है, लघु होता है। अच्छे लगते हैं ना झरने, तो ये हृदय हो गया। चोंटे, कैनाल, कैनाल टूटी सलाखाओं से, शिलाएं जो होती है, पत्थर जो होते हैं वो टूट जाते हैं। तो प्रावट ऋतु में मानसून के अंदर क्या होता है, जो जल आता है वो पौधे आदि जो होते हैं, हमारे पेड़ आदि जो होते हैं, पौधे आदि जो होते हैं, लताएं जो होती हैं, उनके बीच में रह जाता है। जैसे दलदल टाइप रह जाता है ना, पेड़ पौधों के बीच में पानी रह जाता है, मतलब कि एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसे कहते हैं। तो ये क्या करता है, इन सब चीज़ों से घिरा हुआ रहता है, पौधों से, लताओं से घिरा हुआ पानी रहता है। अग्नि को बढ़ाएगा, रुक्ष होगा, मधुर होगा और कफ का शमन करने वाला होगा। सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेना आप, ठीक है। जैसे इसमें है कि हृदय याद हो सकता है, तो वो याद कर लेना। नदी का जल तो कभी नहीं पीना है। कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में। नदी का जल वात कारक होता है, रुक्ष होता है, अग्नि का दीपन करता है, लघु होता है, लेखन कर्म करता है। किंतु अभिसंधि होने पर, यह अभिसंधि भी होता है, क्या करेगा, मधुर होगा, गुरु होगा और कफ को बढ़ाने वाला भी होगा। इसलिए नदी का जल कभी भी नहीं पीते हैं। रिवर्स वाटर जो होता है ऑलवेज पॉल्यूटेड, पीने के योग्य नहीं है। क्यों, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ होती है। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती है, सरफेस की वॉशिंग होती है, सीवेज भी डाल देते हैं नदियों में, इंडस्ट्रियल का वेस्ट भी डाल देते हैं। और रेनी सीजन जो होता है वो रिवर वाटर जो होता है वो कैसा हो जाता है, वो टर्बिट हो जाता है, ठीक है। सेफ, अब इसका क्या कहते हैं, सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैसे होता है रेन वाटर का, ऐसे होता है कि नेचुरल फोर्स के द्वारा क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। अब नेचुरल फोर्स के द्वारा प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, कि पानी जो है वो आया नदी का, वो खुद से खुद ही प्यूरिफाई हो रहा है। कैसे हो रहा है प्यूरिफाई, देखते हैं। डाइल्यूशन के कारण हो रहा है, सेडिमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, सूर्य की किरणें के कारण ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो भी हार्मफुल है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, सनलाइट के द्वारा हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी रिवर का पानी इतना पॉल्यूटेड रहता है कि इनके बाद में भी रिवर के पानी को फिर से ट्रीट करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये नहीं है इनके द्वारा वो प्यूरिफाई हो गया उसके बाद में वो स्वच्छ है, वो स्वच्छ नहीं है। इसको फिर से इसके बाद भी इसके रिवर के वाटर को ट्रीट करना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। उसके बाद आता है सारस का जल। सारस का जल मतलब नेचुरल लेक्स जो होती हैं, नदियाँ जो बनी होती है, वो जल दिव्य होता है, स्वच्छ होता है, क्योंकि मनुष्य के हस्तक्षेप से रहित होता है। यानी कि किसी भी प्रकार का मनुष्य जो होता है इनको अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण इस पानी को दूषित नहीं करता है, हस्तक्षेप नहीं करता है। ये क्या होता है, तृष्णा नाशक होता है, बल बढ़ाएगा, कषाय होगा, मधुर और लघु होगा, ठीक है। फिर आता है तड़ाग, यानी कि तालाब का जल, जो आर्टिफिशियल लेक बनाते हैं और टैंक्स। तड़ाग जल में कौन आएगा, आर्टिफिशियल लेक्स आएंगी और टैंक आएंगे। ये हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। यह जल जो होता है मनुष्य के द्वारा जल को रोकते हैं हम और तालाब बनाते हैं। आर्टिफिशियली बना रहे हैं हम, एक जगह बना ली, एक पॉन्ड बना लिया हमने, जैसे ये स्विमिंग पूल वगैरह बनाते हैं ना, वाटर पार्क वगैरह बनाते हैं। इसमें क्या होता है, यही तो होता है कि जल को रोक कर तालाब बनाते हैं। इसका जल वात को बढ़ाएगा, मधुर कषाय होगा और कटु विपाक वाला होगा। अब बनाते हैं आर्टिफिशियल लेक या फिर इम्पाउंडिंग रिजर्वायर। क्या होता है ये पढ़ते हैं हम। आर्टिफिशियल लेक जो होती है, इम्पाउंडिंग रिजर्वायर जो होता है, वो दो तरीके से बनता है, एक तो कच्चा बनेगा, एक पक्का बनेगा। इसमें क्या करता है, सरफेस वाटर जो होता है उसके लार्ज क्वांटिटी में, अधिक मात्रा में आर्टिफिशियल लेक बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में सरफेस वाटर को ही हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ये एरिया क्या होगा, ड्रेनिंग, ठीक है। जिस एरिया में रिजर्वायर के अंदर पानी का ड्रेनेज होता है उस एरिया को कैचमेंट एरिया कहते हैं। ये एक एरिया है, ये हमारी आर्टिफिशियल लेक है। इस एरिया के अंदर या इस रिजर्वायर के अंदर हम इस पानी को ड्रेन कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा स्टोर वाटर है इसको हम ड्रेन कर रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, कैचमेंट एरिया कहलाएगा, ठीक है। यह वाटर गुड क्वांटिटी का होता है, ठीक है। पानी क्लियर होता है, सेफ होता है, पैथोजन से फ्री होता है।
अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं हम, क्या होता है इसके डिसएडवांटेज। जो आर्टिफिशियल लेक हमने बनाई है, इसके डिसएडवांटेज क्या है कि लॉन्ग टाइम तक वाटर अगर स्टोर रहेगा ना किसी भी आर्टिफिशियल लेक के अंदर, तो क्या होगा, एल्गी और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसमें ग्रोथ करते हैं, जिसके कारण क्या होगी, इसकी बैड टेस्ट होगा और बैड ऑडर होगी इसकी। और ह्यूमन और कैटल इंटरफेयर करेंगे, अपने जानवरों वगैरह को लेके पहुंच जाते हैं नहाने धुलाने के लिए, तो उससे क्या होगा, इसके इंटरफेरेंस से इम्प्योर होगा। दूसरा हमने पढ़ा था तड़ाग में 2 आए थे, एक आर्टिफिशियल लेग थी और एक था टैंक, तो दूसरा है तड़ाग के अंदर टैंक। ये जो होता है वो लार्ज एक्सकेवेशन, यानी कि जो गहराई वाला टैंक बनाता है। होद सुना होगा ना नाम आपने, होद बोलते हैं जैसे टाँका बनाते हैं, ये गहराई वाला टैंक होता है जिसमें क्या होता है, सरफेस वाटर को स्टोर किया जाता है। इसका मतलब यही है, गहराई वाला टैंक बनाया जाता है जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है। यह टैंक अगर पुराना हो गया है तो इसमें क्या हो जाएगी, एल्गी आदि इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है और सभी प्रकार के कंटामिनेशन जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। इसका यूज कब करते हैं, स्विमिंग में, नहाने के लिए। इस पानी को सिर्फ नहाने के लिए यूज़ ले सकते हैं, पीने के लिए यूज़ नहीं ले सकते। कोई क्लीनिंग करनी है, ठीक है, तो उन सब में यूज़ कर सकते हैं। अब इम्प्रूवमेंट क्या करते हैं टैंक्स का, इम्प्रूवमेंट ऐसे करो कि टैंक वाटर में नेचुरल प्यूरिफिकेशन, जैसे ऑक्सीडेशन करो, सेडिमेंटेशन करो। ये सेडिमेंटेशन क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा ना क्या है, अभी पढ़ेंगे हम, कल की क्लास तक हो जाएगा शायद, तो उसमें समझ में आएगा कि सेडिमेंटेशन आखिर होता क्या है आदि से। बट ये सफिशिएंट मेथड नहीं है, इसीलिए सैनिटरी क्वालिटी ऑफ टैंक, जो सैनिटरी डगवेल बनाया था ना, उसी तरह से सैनिटरी क्वालिटी टैंक को इम्प्रूव करने के मेजर्स क्या होते हैं कि टैंक जो होता है उसके किनारे एलिवेट करो, ताकि कोई भी प्रकार की जो सरफेस वाली जो गंदगी है वो क्या ना जा सके, डायरेक्ट उस टैंक में नहीं जा सके। वही बात आ गई, ये यहाँ से कचरा बह रहा था, ये इसमें गिर जाएगा, अगर इसके किनारे हम थोड़े से ऊंचे कर देंगे तो नहीं गिर पाएगा। तो वही चीज़ है। और सरफेस वॉशिंग जो होगी, सरफेस एरिया जब हम इसके आसपास का जो टैंक है हमारा, उसके आसपास की जो सरफेस उसकी क्लीनिंग करते हैं तो उसमें कचरा नहीं जाएगा, वो गंदा पानी है उसमें नहीं जाएगा। तो क्या करना है, इसके साइड से किनारों को एलिवेटेड करना है। और क्या करना है हमें, टैंक के चारों ओर एक बाड़ लगा लेनी है, यानी कि रेलिंग बना लेनी है, ठीक है, यानी कि फेंस यानी कि रेलिंग बनानी है। और एनिमल्स जो होती है उसको एंटर करने से रोकना है कि यार जिस जगह हमारा होद है या जिस जगह हमारा टैंक है वहाँ पे एनिमल्स को प्रोहिबिट करो। टैंक में डायरेक्ट जाने के लिए मना कर दो कि कोई डायरेक्ट नहीं जाएगा। और ड्राई सीजन, जब भी ड्राई सीजन आएगा, पानी हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, उस टाइम में टैंक को क्लीन कर दो। अब देखते हैं जल की अशुद्धियाँ, यानी कि इम्प्योरिटीज़ क्या होती है। वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ ये हैं कि असामान्य शब्द आए वाटर में, स्पर्श उसका असामान्य होए, यानी कि या तो चिकना है या पिच्छिल है, ऐसा स्पर्श कभी नहीं होना चाहिए। वाटर का कलर दिखाई दे रहा है हमें, रूप दिखाई दे रहा है, उसके अंदर एक टेस्ट आ रहा है, उसके अंदर एक स्मेल आ रही है, तो ये किसके साइन दे रहे हैं कि वाटर इम्प्योर है। उसमें पक्षी मर जाए वो कोई ज़्यादा गुणों से रहित हो जाता है। अब आता है इम्पोर्टेंट लगाना इसके, जल के षड दोष कौन से होते हैं। स्पर्श, रूप, रस, गंध, वीर्य, विपाक, ये तो 4 याद हो ही जाएंगे, ये रहे 4, ठीक है, लेकिन शब्द नहीं है इसमें, याद रखना है पे। षड जल दोष में शब्द नहीं आएगा, रूप, रस, गंध, स्पर्श और एक वीर्य और विपाक। देखते हैं, अगर किसी भी वाटर का स्पर्श खर हो गया, पिच्छिल है, उष्ण है, दंत अग्राहिता है, तो वो वाटर का कौन सा होगा, दंत के द्वारा ग्रहण ही नहीं कर सकते हम उसको। खर हो रहा है, हाथ में लेते हैं तो पिच्छलता आ रही है, उष्ण है, कोई भी वाटर उष्ण कभी होता ही नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे होगा, स्पर्श से दोष युक्त होगा। किसी वाटर में देखने पर कचरा दिख रहा है हमें, सिकता दिख रही है यानी मिट्टी दिख रही है, शैवाल दिख रहा है और विविध अलग अलग कलर आ रहे हैं, मल्टी कलर आ रहे हैं उसके अंदर, तो वो पानी कौन से जल दोष से युक्त होगा, रूप दोष से युक्त होगा। रस, अव्यक्त रस ना होना, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई ना कोई टेस्ट आ रहा है, या तो खट्टा आ रहा है या मीठा आ रहा है, लेकिन अव्यक्त रस आ रहा है, ठीक है, किसी भी रस का होना क्या कहलाता है, जल का दोष कहलाता है, क्योंकि पानी में कोई टेस्ट होता ही नहीं है। जो नेचुरल वाटर होता है कभी कोई प्रकार का टेस्ट नहीं होता है, उसका अव्यक्त रस होता है, लेकिन अगर रस वो व्यक्त हो जाए तो वो दोष बन जाता है, ठीक है। गंध, अनिष्ट गंध आ रही है, स्मेल आ रही है उस पानी में, ठीक है, तो वो क्या होती है, दोष युक्त होती है। अब होता है वीर्य और विपाक, जिस पानी का वीर्य, तृष्णा, गौरव, शूल, कफ का प्रसेक
अगर डिजीज़ का नाम आ रहा है किसी भी प्रकार की, तो वो कौन सा होगा? वीर्य दोष होगा। यानी कि उस पानी को पीने से क्या हो रही है? तृष्णा हो रही है, गुरुता हो रही है, शूल हो रहा है और लाला स्राव आ रहा है, ठीक है, कफ प्रसेक हो रहा है। विपाक जो देर से पच रहा है और विबंध कर रहा है, विस्तंभन कर रहा है हमारे अंदर, देर से पच रहा है, तो वो कौन सा दोष होगा? विपाक होगा। वीर्य के अंदर हमेशा डिजीज का नाम आएगा। तो ये थे आपके षड जल के दोष। ठीक है, अब वाटर पॉल्यूशन करते हैं कल। अभी हम एक चैप्टर और कर देते हैं, छोटा सा चैप्टर है लाइटिंग वाला, क्योंकि पानी पानी ज़्यादा पढ़ेंगे, पानी तो बहुत बड़ा है, धीरे धीरे चलेगा, एक साथ समझ में भी नहीं आएगा। एक चैप्टर और है, वो कर लेते हैं। छोटा सा चैप्टर है, प्रकाश कर लेते हैं, ठीक है।